नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सूरत ख़राब हो रही है और जो पहली पेशरफ्त है वो ये है कि इसराइल ने लबनान के ऊपर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे शहादतें हुई हैं और ये मामला अब रुकने का नहीं लग रहा। मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक मरतबा फिर जंग के बादल हैं और ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई छिड़ सकती है। देखें, होना तो ये चाहिए कि लड़ाई दोबारा ना हो, लेकिन इसराइल से कोई बईद नहीं है वो इस लड़ाई को दोबारा बढ़ावा दे सकता है और अमेरिका को दोबारा इस लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। देखिए, अमेरिका की शमूलियत के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका अब इस लड़ाई के अंदर दोबारा नहीं उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई से जान छुड़ाई है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान के साथ दोबारा लड़ाई में आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। बहुत सारी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में हुई है, बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं, बहुत सारे बहरी बेड़े जो हैं वो हैं, और इत्तेहाद भी बना। एक आपको मैंने बताया था कि बरतानिया ने भी 50 मुल्कों का एक इत्तेहाद कायम करने का दावा किया है अमेरिका के साथ मिलकर आबनाए हुर्मस को खोलने के लिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर किसी किस्म की कॉन्सेंट नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मस को खोला जाए। अब जो भी होगा वो अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार होगा। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल के बीच में भी एक तनाव पैदा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो ट्वीट किया इसराइल के ख़िलाफ़, उस पर इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो इसराइल की मुखालफत में किए थे। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए, तो एक नई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की और इसराइल का मामला बहुत गर्म हो गया। इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तुर्की के ऊपर इसराइल ने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ तुर्की के ऊपर अटैक किया बल्कि जनूबी कोरिया के ऊपर भी अटैक किया, उनकी क़यादत के ऊपर भी निशाना बनाया। और एक और जो स्टेटमेंट ख़ास तौर पे उर्दगान का था, उस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइली काफ़ी सीख पा हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट में तुर्क सदर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को ये बताया कि सालसी हो रही है, लड़ाई का खात्मा हो रहा है, इसीलिए अब तुर्की इस लड़ाई से बाहर है। अदरवाइज़ तुर्की ने यह बताया कि अगर ये सालसी ना होती और जंग चलती रहती तो तुर्की इस लड़ाई में इसराइल के ख़िलाफ़ शामिल हो चुका होता। तो इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है, तो ईरान का इत्तेहादी तुर्की बन जाता जंग के अंदर। ये बहुत बड़ा दावा है नेतन्याहू की जानिब से। शायद नेतन्याहू ने जिस वक्त ये दावा किया उनके दिमाग में भी नहीं था कि जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान ने जो जवाब दिया है, देखिए मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि अमेरिका ने तो जो कहना था कह दिया। JD Vance 3 मिनट से ज़ायद बात करके वो चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दिया। और एक मायूसी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ईरान के साथ हमारी कोई डील नहीं बन पाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काफ़ी लचक दिखाई और ईरानियों ने लचक नहीं दिखाई और ईरान की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए जो अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई। इस किस्म की बातें उन्होंने की। अब मैं आपको कह रहा था कि जब ईरानी बात करेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो कालीबाफ का जो ईरानी वफद के सरबराह थे उनका पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज़ ना हमें एक और अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, जब मुज़ाकरात होते हैं ना तो आपने कैपेसिटी भी देखनी होती है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोग मुज़ाकरात में मौजूद हैं। अब अगर आप मवाजना करें ना तो ईरानी वफद के अंदर 4 तो PhD थे, यानी ये जो लोग हैं जो ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आए हैं ये डॉक्टरेट हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, ये PhD लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। अब इनकी जहानत और इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने शोबों में शानदार लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लंबे मुज़ाकरात करने की, उनके आसाब बड़े मजबूत हैं, उनका एक एकेडमिक करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें तो एक डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, एक जो है वो नायब सदर है अमेरिका का, एक राइटर था पहले,
तो उनका वो कैपेसिटी नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत भी वो नहीं है, उनके आसाब भी उस तरह के नहीं हैं जैसे एक आदमी के ट्रेंड होते हैं। तो ईरान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ईरान के लोगों में काबिलियत बहुत ज़्यादा थी। जो लोग बैठे मुज़ाकरात में, तो वहाँ अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई, जो दिखाई दे रहा उसमें अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई। अगर आप जेडी वेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर सुने तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे जैसे कॉन्फिडेंस में वो अमेरिका में होते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी थी कि मुझे ज़्यादा सवालात ना सुनने पड़े। उन्होंने सिर्फ एक टोकन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो 52 सेकंड बोले और 20 सेकंड उन्होंने पाकिस्तान की बात की, वो 30 सेकंड 32 सेकंड उन्होंने जो हुआ उस पर बात की, और उसके बाद 2-3 सवालात के बहुत मुख्तसर जवाब देके वो निकल गए। जितने अहम सवालात थे उन सारों को उन्होंने छोड़ दिया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब वो सवालात के जवाब हम तवक्को कर रहे थे कि ईरान की जानिब से आएंगे। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वजीर खारजा अराक्ची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। जो अब्बास अराक्ची है ना, उन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया है। उनका जो जुमला है ना, उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहाँ नेक नियति के साथ आए थे, पाकिस्तान से रवानगी से कबर जो जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर जरूरी थी, ये बात भी की उन्होंने। अब देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ईरान मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं हारा वो उनको टेबल पे नहीं हारेगा, और अमेरिका मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं जीत पाया वो उनको टेबल पे नहीं जीत पाएगा, और यही हुआ है। ये तासुर पूरी दुनिया में है कि ईरान इस जंग का फातेह है, ये तासुर पूरी दुनिया में है कि कम वसाइल के बावजूद उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं काली बाफ का, जो सरबराह थे ईरानी वफद के। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है, या हम समझाने में कामयाब हो गए कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनके 5 ट्वीट हैं जिनके अंदर उन्होंने तफसील लिखी हुई है। अब मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा है। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं है, यानी अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है। इन्होंने जंगें की हैं, जब कभी मुज़ाकरात किए हैं बीच में इन्होंने जंग कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी वफद ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक इक़दाम किए, लेकिन मुखालिफ फरीक इस मरहले पर ईरानी वफद का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। यानी बदएतमादी है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवा सका। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है, अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अमेरिकन सदर गए हैं वो अपनी बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा जी कि हमने ईरान को बता दिया, बड़ी अच्छी ऑफर कर दी है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, ऑफर उनके पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ईरानी क्या कह रहे हैं? ईरानी कह रहे हैं हमने अमेरिका को समझा दिया कि हम क्या चाहते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। अब बॉल अमेरिका के कोर्ट पे है, वो बताएं कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं।